अगर हम आज से लगभग 2000 साल पहले के एक बहुत बड़े और पवित्र धार्मिक केंद्र की कल्पना करें, तो दिमाग में क्या छवि बनती है? जाहिर है शांत बैठे हुए सन्यासी होंगे या फिर ध्यान में मग्न लोग। हाँ, बिल्कुल, एक बेहद गंभीर सा माहौल। लेकिन क्या हो अगर उसी धार्मिक स्थल के एक पत्थर के खंभे पर कुछ ऐसा उकेरा हुआ दिखे, जहां एक युवती स्नान के बाद अपने गीले बाल निचोड़ रही है और नीचे बैठा एक हंस उन बालों से गिरती पानी की बूंदों को पी रहा है? और शायद ठीक उसके बगल वाले खंबे पर शराब पीने की एक शानदार महफिल सजी हो। अरे हाँ, और ये कोई कल्पना नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब ये जो कुछ बेहद विस्तृत ऐतिहासिक हस्तलिखित नोट्स हैं हमारे पास, ये हमें प्राचीन भारत के कुषाणकालीन मथुरा ले जाते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मिशन इतिहास की किताबों में दबी इसी मथुरा कला शैली को डिकोड करना है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब ये कला सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने तक सीमित नहीं थी। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो प्राचीन भारत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। मैं जब इन हस्तलिखित नोट्स के पन्नों को पलट रही थी तो लगा कि मथुरा कला महज लाल पत्थरों पर छेनी हथौड़े का काम नहीं है। सही बात है। बल्कि ये उस दौर के समाज का एक जीता जागता और सांस लेता हुआ दस्तावेज है। ये उस समय के लोगों की सोच, उनके पहनावे, उनके मनोरंजन और उनके आध्यात्मिक विश्वासों का सीधा प्रसारण है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चर्चा में ना एक भाषाई और भौगोलिक पहेली भी छिपी है। नोट्स में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया गया है। प्राचीन काल में मथुरा और उसके आसपास के पूरे इलाके को शूरसेन जनपद कहा जाता था। हाँ, और वहाँ के लोग शौरसेनी प्राकृत भाषा बोलते थे। बिल्कुल। अब अगर हम भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो गांधार क्षेत्र में जो कला पनपी उसे हमने गांधार कला का नाम दिया। तो फिर इस शूरसेन क्षेत्र में विकसित होने वाली इस अद्भुत कला को शौरसेनी कला क्यों नहीं कहा गया? मतलब इसे सिर्फ मथुरा कला के नाम से ही क्यों जाना जाता है? इस भौगोलिक विसंगति के पीछे का कारण न बहुत व्यवहारिक है। कला के इतिहास में किसी शैली का नाम अक्सर उस केंद्र के नाम पर पड़ता है जहां से उसका सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात होता है। अच्छा। मथुरा अपने आप में इतना विशाल और प्रभावशाली व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था कि उसने पूरे शूरसेन जनपद की पहचान को निगल लिया। एक तरह से मथुरा उस समय का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया था। ब्रांड बन गया था। बिल्कुल। मतलब उसने अपनी क्षेत्रीय पहचान को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। ये ब्रांडिंग वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अब जब हम किसी भी प्राचीन धार्मिक कला केंद्र के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ के कलाकार दिन रात सिर्फ बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों या शिव वैष्णव देवताओं की मूर्तियां ही बनाने में लगे होंगे। हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन इन स्रोतों में दर्ज विवरण पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। कुषाण काल का मथुरा का कलाकार सिर्फ भगवान को नहीं गढ़ रहा था, वो कुषाण वंश के राजाओं की भी विशालकाय मूर्तियां बना रहा था। और उससे भी बढ़कर वो आम जिंदगी को पत्थर पर उतार रहा था। बिल्कुल। उन उदाहरणों को पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे हम कुषाण काल का इंस्टाग्राम खंगाल रहे हों। मतलब ये बिल्कुल कैंडिड फोटोग्राफी का प्राचीन संस्करण है। सही कहा। अभी मैंने शुरुआत में उस युवती का जिक्र किया जो वेदिका यानी पेडेस्टल पर खड़े होकर अपने बाल निचोड़ रही है और हंस पानी पी रहा है। हाँ, वो दृश्य तकनीकी रूप से जितना मुश्किल है, काव्यात्मक रूप से उतना ही सुंदर है। और फिर आपान गोष्ठी का वर्णन है। आपान गोष्ठी मतलब शराब पीने की महफिल। एक धार्मिक प्रांगण में ऐसी महफिल का दृश्य। और इसके अलावा एक शालभंजिका का बड़ा ही सजीव वर्णन मिलता है नोट्स में। शालभंजिका? हाँ, ये एक स्त्री की मूर्ति है जो वेदिका पर अपने दाहिने पैर और पीठ के थोड़े मुड़े हुए हिस्से के साथ एक बेहद आकर्षक मुद्रा में खड़ी है और बाएं हाथ से उसने अशोक के पेड़ की डाल को पकड़ा हुआ है। अरे वाह। और एक और दृश्य में एक स्त्री पीठ घुमाए हुए बहुत ही स्वाभाविक तरीके से अपने दाहिने कंधे की ओर देख रही है। तो इन आकृतियों की स्वाभाविकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। ये कलाकार मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों या जैन मंदिरों के लिए काम कर रहे थे। हाँ। फिर उन्होंने इन बेहद सांसारिक और दैनिक जीवन के दृश्यों को इतनी प्रमुखता क्यों दी? मतलब क्या ये उस समय के समाज का कोई विद्रोही कदम था या कलाकार सिर्फ ये दिखा रहे थे कि देखो हम पत्थर पर कितनी बारीक नक्काशी कर सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारतीय दर्शन के मूल में जाना होगा। अच्छा। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म और सांसारिक जीवन मतलब काम और अर्थ को एक दूसरे का दुश्मन नहीं माना जाता था। वे अलग अलग कमरों में बंद नहीं थे बल्कि एक ही घर का हिस्सा थे। तो मतलब वे जीवन को एक समग्र रूप में देखते थे। बिल्कुल।
ये कला हमें बता रही है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो जंगलों में भाग जाने से मिलती है। आध्यात्मिकता इसी सजीव और शोरगुल से भरी और हलचल वाले दुनिया के बीच ही मौजूद है। प्रकृति, प्रजनन क्षमता, सौंदर्य और उत्सव, ये सब जीवन की ऊर्जा के ही रूप हैं। और इन्हें धार्मिक स्थलों पर उकेरना जीवन का सम्मान करना था। एकदम सही। ये जीवन को देखने का एक बहुत ही समग्र नजरिया है। अब इसी से एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा होती है। जो कलाकार आपान गोष्ठी और शालबंजी जैसी सांसारिक और ऊर्जा से भरी मूर्तियां इतनी सजीवता से बना रहे थे, उनके सामने जब भगवान बुद्ध को गढ़ने की चुनौती आई होगी तो उन्होंने क्या किया होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। बुद्ध, जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया, कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा लिया, उन कलाकारों ने बुद्ध को आकार देने के लिए क्या प्रेरणा ली? और यहीं से वो पुरानी और मशहूर ऐतिहासिक बहस सामने आती है कि बुद्ध की पहली मूर्ति आखिर बनी कहाँ, गांधार में या मथुरा में? इस सवाल ने दशकों तक इतिहासकारों को दो खेमों में बांटे रखा है। लेकिन अगर हम इन उपलब्ध हस्तलिखित नोट्स और साक्ष्यों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। वो क्या? गांधार और मथुरा दोनों ही क्षेत्रों में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ था। ये समकालिक था। लेकिन उनकी शैली अलग थी ना? हाँ, उनकी प्रेरणाएं, उनकी तकनीक और उनकी स्वतंत्र कला परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। और मथुरा की कहानी यही सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब गांधार के कलाकार यूनानी और रोमन देवताओं की शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बना रहे थे, तब मथुरा के कलाकारों ने कहीं बाहर नहीं देखा। उन्होंने अपने ही आसपास, अपने ही मिट्टी में प्रेरणा खोजी। बिल्कुल सही। उन्होंने बुद्ध को गढ़ने के लिए स्थानीय लोक देवताओं यानी यक्ष मूर्तियों का मॉडल चुना। स्रोतों में मथुरा, वाराणसी, पटना और विदिशा जैसी जगहों से मिली कई यक्ष और यक्षिणी मूर्तियों का जिक्र है, जिनकी पूजा आम जनता सदियों से करती आ रही थी। इन नोट्स में खास तौर पर मथुरा जिले के मांड क्षेत्र के परखम गांव से मिली एक विशाल यक्ष मूर्ति का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। वो मूर्ति कैसे दिखती है? ये मूर्ति कुषाण कालीन कला का एक आधार स्तंभ है। हालांकि इसके कंधे के नीचे की दोनों भुजाएं आज खंडित हैं, लेकिन इसका विजुअल प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। इसकी छाती पर एक उत्तरीय यानी ऊपरी वस्त्र है और कमर में एक धोती है जिसे कटिबंध से बहुत ही मजबूती से बांधा गया है। इसका शरीर भारी भरकम और बेहद गठीला है। अब यहाँ जो बात है वो वाकई बेहद दिलचस्प हो जाती है। एक मिनट रुकिए। मतलब उन्होंने बुद्ध, जो कि एक सन्यासी थे, उन्हें दर्शाने के लिए स्थानीय लोक देवताओं यानी यक्षों की मस्कुलर और भारी भरकम बॉडी का मॉडल इस्तेमाल किया? हाँ, बिल्कुल। क्या ये एक तरह से आध्यात्मिक गुरु को एक सुपर हीरो जैसा रूप देना नहीं था? उन्होंने बुद्ध को एक कमजोर तपस्वी के रूप में क्यों नहीं दिखाया? सुपर हीरो का ये चश्मा आधुनिक है, लेकिन प्राचीन संदर्भ में ये विचार काफी हद तक सटीक बैठता है। मूर्तिकारों के सामने चुनौती ये नहीं थी कि वे बुद्ध के तपस्वी जीवन का यथार्थवादी चित्रण करें। अच्छा, तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका उद्देश्य महापुरुष के विचार को स्थापित करना था। एक कमजोर या कंकाल जैसा शरीर पत्थर में वो आध्यात्मिक सत्ता और विश्व विजयी प्रभाव पैदा नहीं कर सकता था जो वे दिखाना चाहते थे। समझ गया। यक्ष मूर्तियों से प्रेरणा लेने के कारण ही मथुरा की प्रारंभिक बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों में एक खास तरह की मांसलता और बलिष्ठता देखने को मिलती है। वे ऊर्जा से भरे हुए, शक्तिशाली और अजेय लगते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल हुआ ना, उसने भी इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। स्रोतों में बार बार छींटेदार लाल रंग के बलुआ पत्थर, मतलब स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का जिक्र है। हाँ, वो बहुत खास है। गांधार के सलेटी पत्थर की तुलना में ये लाल पत्थर अपने आप में एक गर्माहट, एक खून जैसी रवानी और एक भारीपन लिए हुए हैं। बलुआ पत्थर का वो लाल रंग मूर्ति में जीवन फूंक देता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि इनका ये शक्तिशाली आकार कहाँ से आया और क्यों आया, तो आइए इन मूर्तियों की संरचना को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। आखिर ये गढ़ी कैसे गई थी? नोट्स बताते हैं कि ये मूर्तियां अक्सर स्वतंत्र रूप से खड़ी होती थीं। इनके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, सर्वतोभद्रिका, यानी ऐसी मूर्तियां जिन्हें हम चारों तरफ से देख सकते हैं। वे किसी दीवार या पैनल से चिपकी हुई नहीं थी। सर्वतोभद्रिका होना इस बात का प्रमाण है कि ये मूर्तियां पूजा के लिए मुख्य रूप से स्थापित की जा रही थीं, जिनके चारों ओर परिक्रमा की जा सके। इसके अलावा मूर्तिकारों ने प्रतीकों का एक पूरा विज्ञान विकसित किया था। उदाहरण के लिए खड़ी हुई बुद्ध मूर्तियों में
अक्सर पैरों के बीच एक सिंह यानी शेर बना होता है। शेर क्यों? ये सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह के रूप में स्थापित करने का एक विजुअल तरीका है। और बैठने के लिए सामान्य आसन की जगह सिंहासन का प्रयोग शुरू हुआ। यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती है। बुद्ध के सिर के बाल। हम आज कहीं भी बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो उनके सिर पर वे खास घुंघराले बाल नजर आते हैं, लेकिन शुरुआती मथुरा कला में ऐसा नहीं था, है ना? हाँ, नोट्स इस क्रमिक विकास को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कुषाण काल की प्रारंभिक मथुरा मूर्तियों में बुद्ध का सिर मुंडित दिखाया गया था, जो एक पारंपरिक सन्यासी का रूप है। लेकिन फिर वो उभार क्या है जो सिर के ऊपर दिखता है? नोट्स में उष्णीश का जिक्र है। उष्णीश दरअसल महापुरुष के 32 लक्षणों में से एक है। सिर के ऊपर का एक उभार जो सर्वोच्च ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। ओहो! जब मथुरा के कलाकारों ने बालों को दिखाना शुरू किया तो वो उष्णीश दक्षिणावर्त यानी दाहिनी ओर घुमावदार घोंगे के आकार का बनने लगा। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कैसी कहानी? कि जब बुद्ध चिलचिलाती धूप में ध्यान कर रहे थे तो घोंघों ने उनके सिर को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें ढक लिया था। मूर्तिकारों ने इस कथा को बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में उकेरा। ये कमाल का विजुअल स्टोरी टेलिंग है। और शरीर की भाषा मतलब मुद्राओं का विज्ञान भी बहुत स्पष्ट था इन मूर्तियों में। दाहिना हाथ हमेशा कंधे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ और अभय मुद्रा में होता है, जो बिना कुछ कहे संदेश देता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बाएं हाथ की स्थिति मुद्रा पर निर्भर करती थी। बैठी हुई मूर्तियों में बायां हाथ आराम से जांघ पर टिका होता है, जबकि खड़ी मूर्तियों में बायां हाथ कमर के पास कटीबंध को छूता हुआ दिखाया जाता है। और कपड़ों का ड्रेप भी बहुत विशिष्ट है। संघाटी यानी सन्यासी का वस्त्र सिर्फ बाएं कंधे को ढकता है और दाहिना कंधा खुला रहता है। हाँ, मैंने देखा है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इन सभी लक्षणों को एक साथ देखने का सबसे बेहतरीन उदाहरण मथुरा के कटरा क्षेत्र से प्राप्त हुई वो बैठी हुई बुद्ध मूर्ति है, जो आज भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। बिल्कुल। इस मूर्ति का ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें मूर्तिकार ने बुद्ध के शरीर को पूरे 32 महापुरुष लक्षणों के साथ बेहद बारीकी से दर्शाया है। जब हम इस कटरा बुद्ध मूर्ति या ऐसी ही अन्य संरचनाओं के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण पत्थर गढ़ने का काम नहीं था। हाँ, मुंडित सिर उस वैराग्य का प्रतीक था जो राजपाट छोड़ने से आया, और विशाल और बलिष्ठ शरीर उस असीम आंतरिक शक्ति का प्रतीक था जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। और अभय मुद्रा उस करुणा का प्रतीक थी जो वे दुनिया को देना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि मूर्तिकार एक पूरे के पूरे दर्शन को दृश्य भाषा में अनुवादित कर रहा था। तो ये तो तय है कि इतनी उन्नत और प्रभावशाली कला शैली सिर्फ मथुरा की सीमाओं में कैद नहीं रही होगी। समय के साथ इसमें बदलाव भी आए होंगे और इसने अपना सफर बाकी जगहों पर भी तय किया होगा। हाँ, मथुरा कला कभी ठहरी हुई नहीं रही। इसके विकास को अगर हम देखें तो कुषाण काल के शुरुआती दौर में बुद्ध और बोधिसत्वों जैसे मैत्रेय, कश्यप या अवलोकितेश्वर की मूर्तियां लगभग एक जैसी ही गढ़ी जाती थी। हाँ, उनमें कोई खास अंतर नहीं होता था। नहीं, शुरुआती दौर में नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और धार्मिक मान्यताएं अधिक स्पष्ट हुईं, मूर्तिकारों ने उनमें एक स्पष्ट अंतर पैदा कर दिया। अच्छा। बाद के दौर में बुद्ध को पूरी तरह से एक सामान्य भिक्षु या योगी के सरल रूप में दिखाया जाने लगा, जबकि बोधिसत्वों को भारी आभूषण, मुकुट और राजकीय वस्त्र पहने हुए एक राजा के रूप में अंकित किया जाने लगा। और मथुरा से इस कला के बाहर फैलने का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है सारनाथ से मिली वो विशालकाय खड़ी बोधिसत्व मूर्ति। जी, नोट्स में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है। हाँ, इसे भिक्षु बल नाम के एक व्यक्ति ने कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के शासनकाल के 3रे वर्ष में स्थापित करवाया था। और इस मूर्ति के पैरों के बीच भी शेर बना हुआ है। हालांकि इसका बायां हाथ अब टूट चुका है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही विशाल और अलंकृत छत्र हुआ करता था, जो अब टूटकर सारनाथ संग्रहालय में ही रखा है। सारनाथ में मिली ये भिक्षु बल वाली मूर्ति इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मथुरा उस समय सिर्फ अपनी स्थानीय जरूरतों के लिए मूर्तियां नहीं बना रहा था। तो वो और क्या कर रहे थे? मथुरा मूर्तियों के निर्माण और निर्यात का एक प्रधान केंद्र बन चुका था। यहाँ से लाल बलुआ पत्थर की ये भारी भरकम मूर्तियां दूर दूर के बौद्ध और जैन केंद्रों तक बैलगाड़ियों या नदियों के रास्तों से भेजी जा रही थीं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मथुरा प्राचीन भारत का एक तरह का हॉलीवुड या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था?
एक ऐसी जगह जहां से विजुअल ट्रेंड सेट होते थे, जहां तय होता था कि भगवान कैसे दिखेंगे और फिर वो शैली पूरे देश में फैल जाती थी। यह तुलना उस समय के मथुरा के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह समझाती है। प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी तक मथुरा कला ने जो सफर तय किया, उसका प्रभाव बहुत व्यापक था। इसने दक्षिण में समकालीन अमरावती कला शैली को भी कुछ हद तक प्रेरित किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान इसके बाद आने वाले युग में दिखता है, गुप्त काल में। बिल्कुल। बाद में जब गुप्त काल आया, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल के मूर्तिकारों ने मथुरा की इसी कला को अपना आधार बनाया। उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने मथुरा कला की उस भारी भरकम बलिष्ठता को थोड़ा कम किया, उसके प्रतीकों को और अधिक परिष्कृत किया और उसमें एक नई, बेहद शांत और आध्यात्मिक गहराई जोड़ दी। मथुरा कला ही वो नींव थी जिस पर गुप्त कला का शानदार महल खड़ा हुआ। तो आज हमने इन ऐतिहासिक हस्तलिखित नोट्स के जरिए जो सफर तय किया है, वो हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। छींटेदार लाल बलुआ पत्थर के इन खामोश टुकड़ों में एक पूरी सभ्यता की आवाज कैद है। उन लोगों का पहनावा कैसा था, वे किन चीजों से अपना मनोरंजन करते थे, वे शराब की महफिलों और ध्यान की गहराइयों को एक साथ कैसे देखते थे, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरुओं को किस रूप में विजुअलाइज किया, ये सब इन पत्थरों की हर एक लकीर में दर्ज है। कलाकृतियां कभी भी शून्य में नहीं बनती। हाँ, जब हम किसी संग्रहालय में रखी मथुरा कला की कोई मूर्ति देखते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो महज एक निर्जीव वस्तु नहीं है, वो अपने समय के समाज की धड़कन है। कलाकार ने वही उकेरा जो उसने अपने आसपास देखा और महसूस किया। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। जो कला हम बनाते हैं वो हमारी सच्चाई बयां करती है, और इसी से एक विचार जन्म लेता है जिसे मैं आज यहाँ छोड़ना चाहूंगा। कुषाण काल के लोगों ने अपने समाज, अपनी आस्था और अपने महापुरुषों को लाल बलुआ पत्थर में उकेरकर आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया। आज हम डिजिटल युग में हैं। हमारी कला, हमारे डिजिटल अवतार, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स, शहरों में लगे बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आज से 2000 साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के समाज की खुदाई करें और हमारे सर्वर्स तक पहुंचें, तो वे हमारी इस कला को देखकर हमारे समय के बारे में क्या राय बनाएंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। वे हमारे समय के यक्ष या महापुरुष किसे मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारी आज की ये डिजिटल कला हमारे समाज की असली कच्ची सच्चाई दिखाएगी, या सिर्फ वो एक बनावटी दिखावा जो हम दुनिया को दिखाना चाहते थे? सोचने वाली बात है।